हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग बिहार बिजली विभाग का जो है प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे, जिसमें जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मार्केट में जो इतने अवेलेबल प्रकाशन है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट है, उसमें से हमने पिक किया हुआ है। तो उसका आज जो है जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। जितना एग्जाम में आपको जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। कौन से बुक से मैंने आज क्वेश्चन लिया हुआ वो मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा या वीडियो के ड्यूरेशन में ही बता दूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा ये है कि अभी बता दूंगा तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, जिससे आपका हो सकता है स्कोर में या हो सकता है आपका मेमोरी पावर में, मतलब रिकॉल करने में क्वेश्चन में आपको ज़्यादा आसानी हो जाए। इस वजह से मैं इसे बाद में बताऊंगा। और फिलहाल अभी क्वेश्चन आप पहले देखेंगे कि बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉल हो पाता है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है आपको उसका शेयर करना है कि आपको कमेंट में कि कितना आपका स्कोर रहा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी आती है सेंट्रल या स्टेट की, मैं वहाँ अपडेट देता हूँ। और अभी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी जो PDF आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी से आपको ऐसा कौन सा समिति था जो कि आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित था। आपको बताना है कि कौन सा समिति ऐसा था जो है राजनीतिक, अपराधी, नौकरशाही इस पे गठित किया हुआ समिति था। तो पहला ऑप्शन है तारकुंडे समिति, संथानम समिति, बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोहरा समिति। वोहरा समिति एक ऐसा समिति था जो कि आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंधी के संबंध पर गठित किया गया था। तो बोहरा समिति क्या था? आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया था। पूछा होगा कि बोहरा समिति क्या था, तो बोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया था। बोहरा समिति, अगर मैं पूछूं कि बोहरा समिति कौन से ईस्वी में इसका रिपोर्ट सौंपा गया था, तो इसका रिपोर्ट जो है बोहरा समिति 1993 1993 में सौंपा गया था। फिर आगे बात करें कि दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो किस मामला में है, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपको चुनावी में जो खर्च होता है उसके संबंध में दिनेश गोस्वामी समिति का आपको किया गया था। फिर उसके बाद अगर बात करें कि चुनाव के सुधार के लिए कौन सी समिति था, तो चुनाव के सुधार के लिए तारकुंडे समिति था। तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति दोनों को जो है चुनाव का जो है सुधार के लिए इस समिति का गठित किया गया था, गठन किया गया था। और अगर मैं पूछूं CVC जो है केस संथानम समिति जो है CVC के लिए हुआ था। CVC के रिपोर्ट पर CVC की स्थापना के लिए किया गया था केस संथानम समिति, इसका गठन किया गया था। अब मैं पूछूं कि CVC की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई थी, तो 1964। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा आपको। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि वोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंधी गठित था। ताराकुंडे संबंधी जो समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति जो था चुनाव सुधार से समिति था। संतानम समिति जो था CVC की गठन के लिए स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? दरभंगा, सारण, गोपालगंज, सिवान। तो ये बताना है महिलाओं की संख्या पुरुष से आपको जो है पुरुष से अधिक है, महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। तो इसका बाद सबसे पहला इसका हम करेंगे कि जैसे देखिए बिहार का वह जिला पूछ रहा है, बिहार में कौन सा जिला है जो कि जिसमें महिला की संख्या जो पुरुष से अधिक है, पुरुष से ज़्यादा अधिक होना चाहिए। तो गोपालगंज ऐसा जिला था, गोपालगंज ऐसा जिला है जिसमें लिंगानुपात सबसे अधिक है। गोपालगंज का अगर लिंगानुपात की मैं बात करूं तो 1021 है, 1021 है। ये किसके अनुसार हुआ? 2011 का जनगणना हुआ था, उसके अनुसार गोपालगंज का लिंगानुपात जो है 1021 है। अगर मैं बात करूं कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर जिला है, जिसमें 876 महिला प्रति 1000 पुरुष है। बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है गोपालगंज है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला है मुंगेर जिला है जहाँ 876 है। और बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे तो रोहतास है, और बिहार में न्यूनतम साक्षर जिला पूछे तो पूर्णिया है। सर्वाधिक साक्षरता जिला रोहतास है जिसमें 73.37% है, और न्यूनतम साक्षर जिला पूछे तो पूर्णिया है।
सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षर है रोहतास में, सब न्यूनतम साक्षर पूर्णिया में है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो शिवहर है। जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर हो गया, जो कि 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला पूछे तो कैमूर है, जो 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। बिहार का कौन सा जिला है जो महिलाओं की संख्या में, गोपालगंज है। और उसके बाद सबसे कम वाला पूछे तो मुंगेर जिला है, सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे तो रोहतास है, न्यूनतम साक्षर जिला पूछे तो पूर्णिया है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा किसका है तो शिवहर का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है तो कैमूर का है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? किस शासक से लिया था? पुलकेशिन, कनिष्क, अशोक, कृष्णदेव राय। तो ये जो है अशोक ऐसा था। अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। अशोक का जो सारनाथ का सिंह स्तंभ था वो भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में आपको अपनाया गया था। अब ये हो गया अशोक का। फिर उसके बाद ये बात करें कि कृष्णदेव राय जो था तुलुव वंश, जो कि विजय नगर साम्राज्य में है, तुलुव वंश जो है उसका महानतम शासक था कृष्णदेव राय, महान शासक था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो है सेकेंड जो चालुक वंश का महानतम शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का महान शासक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अशोक। अगले प्रश्न की दिवाली घोषणा किसने और कब की? 1930 में गांधी किए थे, 1929 में लॉर्ड इरविन किए थे, 1940 में लॉर्ड लिग्योकन किए थे, 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था दिवाली का घोषणा। दिवाली का जो घोषणा हुआ था 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। अब प्रश्न उठता है कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितना से कितना के बीच में था, तो 1926 से 1931 के बीच में था। 1926 से 1931 के बीच में लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था, जिसमें 1929 में वो जो दिवाली की घोषणा किए थे। अब प्रश्न उठता है कि लॉर्ड इरविन का जो है महत्वपूर्ण घटना कौन सा था, कौन सब चीज़ हुआ 1926 से 31 के बीच में हुआ था, तो इसके दौरान तो बहुत चीज़ हुआ होगा। तो बहुत चीज़ हुआ था, तो इसमें लॉर्ड इरविन क्या सब किए थे? 1929 में तो सबसे पहले दिवाली घोषणा किए। 1926 से 31 के बीच में क्या किए? साइमन कमीशन का गठन किए। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो किस वर्ष हुआ था, तो 1927 में हुआ था, इसी के ड्यूरेशन में हुआ था। बटलर समिति हुआ था, वो भी 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट दिया गया था, वो भी 1928 में हुआ था। दिवाली घोषणा तो मैंने बता दिया 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, वो 1929 में हुआ था। दांडी मार्च और सविनय अभिज्ञान आंदोलन हुआ था, वो 1930 में हुआ था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन भी जो था वो उसमें भी 1930 हुआ। गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन भीमराव अम्बेडकर थे। और उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 हुआ। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ था। तो इतना टोटल चीज जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड इरविन 1929 में दिवाली घोषणा किए थे, और लॉर्ड इरविन की कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? आर्यभट्ट, सेल्यूकस, कोटिल, मेगास्थनीज। प्राचीन पुस्तक जो है ये आपको मेगास्थनीज ने लिखी हुई है। इंडिका जो है प्राचीन पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी हुई है। ठीक है, ये होता है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसी में उसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखा था। अब देखिए कोटिल जो है ये अर्थशास्त्र, इसका पुस्तक का रचना किए थे। ठीक है फ्रेंड्स। आर्यभट्ट जो है आपको आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखे थे, जिसको सूर्य सिद्धिका कहा जाता है। आर्यभट्टिकम अगर मैं पूछूं आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ कौन लिखे थे, तो आर्यभट्टियम नहीं आर्यभट्ट लिखे थे। कोटल्ली जो है अर्थशास्त्र लिखे थे। मेगास्थनीज जो है आपको जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। और आर्यभट्ट ही उसके बाद ये हो गया, आर्यभट्ट का बता दिया मैंने, कोटिल, मेगास्थनीज। अगले प्रश्न के चलते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एक राष्ट्र, एक नेता, एक झंडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था क्या था? स्वतंत्रता था, समानता था, बंधुत्व था। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता था, समानता था, बंधुत्व था। ये आपको फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसका नारा था। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूं कि जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार, ये किसका नारा था? ये नारा था आपको अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इसके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार।
अगर पूछे कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिए थे। उसके बाद एक स्वतंत्रता समानता और बंधुता जो है फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। उसके बाद एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, ये जो है आपको हिटलर ने दिए थे। एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, ये जो है हिटलर दिए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यह है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। अगर ग्रीनलैंड की मैं बात करूं तो कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर में। श्रीलंका कौन सी है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर कौन सा है? हिंद महासागर में। न्यूजीलैंड जो है उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। श्रीलंका कहाँ है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में। न्यूजीलैंड जो है आपको उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या आशय है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 8 वर्ष, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो इसका जो है कार्यकाल 8 वर्ष नहीं होता है, ये आपको गलत है। बाकी आपका सारा ऑप्शन सही है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है भारत के राष्ट्रपति के लिए, त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है और महाभियोग से इसको हटाया जा सकता है। देखिए कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का? ये 5 साल के लिए होता है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 56 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यता होना चाहिए? सबसे पहला तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, चुनाव के समय जो है कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, तभी वो जो है राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति पद है उसका सृजन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद में उसको लाया गया? तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या बोलता है कि भारत में राष्ट्रपति पद का जो वर्णन दिया हुआ है वो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल का होगा, वो अनुच्छेद 56 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जनरल करियप्पा, हीरालाल कान्या, एम.एन. राय। तो ये जो है सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर भी है। अंतिम भारतीय गवर्नर भी जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम कमांडर इन चीफ की मैं बात करूं तो करियप्पा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ की मैं बात करूं तो करियप्पा थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूं तो हीरालाल जी कान्या थे। भारत के प्रथम मुख्य जो है आपको मुख्य न्यायाधीश जो है हीरालाल जी कान्या थे। उसके बाद 1945 में एम.एन. राय जो है, एम.एन. राय का जो है 1945 में जन योजना बनाए थे। एम.एन. राय जो है 1945 में जन योजना बनाए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको सी राजगोपालाचारी थे। एक बार फिर से हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपने दोहरा लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या आशय है? कार्यकाल 8 वर्ष नहीं होगा, कार्यकाल जो है 5 वर्ष होगा। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 52 में क्या दिया हुआ है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। श्रीलंका कहाँ है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में है। ग्रीनलैंड कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। और न्यूजीलैंड कहाँ है? उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में। इसमें फ्रांसीसी क्रांति का नारा कौन था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार, ये जो है आपको किसने दिया था? ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, कौन थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति? अब्राहम लिंकन, उन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? ये मेगास्थनीज ने लिखी हुई है प्राचीन पुस्तक इंडिका। अगला क्वेश्चन का दिवाली घोषणा किसने कब की थी? तो लॉर्ड इरविन किए थे 1929 में। 1929 में लॉर्ड इरविन किए थे। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 के बीच में था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के टाइम में 1930। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? अशोक से। कृष्णदेव राय जो है कहाँ के थे? विजयनगर साम्राज्य के। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का महान शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। बिहार का कौन सा जिला महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? ये आपको गोपालगंज है। सबसे कम जो है अगर मैं बात करूं कि लिंगानुपात किसका कम है? मुंगेर जिला का है। साक्षर जिला पूछे तो रोहतास है। न्यूनतम साक्षर जिला पूछे तो पूर्णिया है। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा पूछे तो शिवहर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कैमूर है।
ये जो है टोटल 2011 का जनगणना था उसमें है। उसके बाद समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। वो कौन था? बोहरा समिति था। बोहरा समिति जो है आपको आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंधी से थे। उसके बाद चुनाव के खर्च के संबंध में दिनेश गोस्वामी समिति था। तारकुंडे समिति, इंद्रगुप्ता समिति, ये दोनों समिति जो थे ये आपको चुनाव सुधार के लिए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदोलों ने, चालुक्यों ने और राजवंशियों ने। इसका सही उत्तर होगा आपको चालुक्यों ने। चालुक्यों ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किया। कौन करवाया था? चालुक्य ने किया था। कहाँ? जानक, ये जो मंदिर है आपको जैन मंदिर, ये किससे बना हुआ है? श्वेत मार्बल से बना हुआ। मार्बल होता है उससे बना हुआ है, वो व्हाइट कलर का मार्बल से। ठीक है। उसके बाद आपको मैं बात करूं कि इसका निर्माण चालु वंश के शासक कौन थे? चालु वंश के शासक भीमवन के सामंत जो बिमल शाही के द्वारा करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण चालु के द्वारा किया गया था। भीमवन के सामंत बिमल शाही के द्वारा करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है आपको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है कि भारत के आपको मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। उपराष्ट्रपति को जो है शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं और राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश शपथ देता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है, अपना त्यागपत्र अगर देगा तो वो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। देखिए, उसके बाद राष्ट्रपति का एक ये भी नियम है कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो वो किस में दिया हुआ? अनुच्छेद 61 में दिया हुआ। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। 60 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को जो है लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग जो है द्वैध शासन की समाप्ति, जो अगर मैं बात करूं बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति अगर वारेन हेस्टिंग किया था, लेकिन दोहरी शासन नीति जो है लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? ये आपको करंट का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पेरियार परियोजना कर्नाटक, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, केरल, ये चारों में से आपको बताना है कि कौन सा राज्य में अवस्थित है। तो पेरियार जो है प्रोजेक्ट जो है केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। केरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल में अवस्थित है पेरियार परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, और मेट्टूर प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर मेट्टूर प्रोजेक्ट है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बांध परियोजना के बारे में जानूं तो जोग या महात्मा गांधी, शिव समुद्रम, घाट प्रभा, मालप्रभा बांध परियोजना, ये सब जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सा है? जोग या महात्मा गांधी, शिव समुद्रम, घाट प्रभा, मालप्रभा बांध परियोजना कर्नाटक में है। उसके बाद पंजाब में बात करूं तो नंगल है, हरिके है और थीन बांध परियोजना पंजाब में है। उत्तराखंड में बात करूं तो टिहरी है एवं टनकपुर बांध परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में बात करूं तो भाखड़ा है, नाथपा, झाकरी, पोंग, चमेरा, ये सब हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो बगलियार, दुलहस्ती, सलाला, किशनगंज, तुलबुल और उड़ी बांध परियोजना जो है आपको जम्मू कश्मीर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपको कि बटरफ्लाई शब्द जो है संबंधित है किससे? बटरफ्लाई जो है किससे संबंधित है? बटरफ्लाई जो है तैराकी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में कौन सा है? चाइना मैन है, पॉपिंग है, क्रीज है, हुक है। ठीक है फ्रेंड्स, और तैराकी में कौन सा शब्द है? एक बटरफ्लाई हो गया। उसके बाद अगर बात करूं तो मैं ये ब्रस्ट स्ट्रोक होता है, स्प्रिंग बोर्ड होता है, ट्विस्ट होता है, जैन होता है, स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, फ्रंट कॉल होता है, ये सब तैराकी में आता है। और अगर वर्तमान में सबसे बड़ा तैराकी बोले तो माइकल फेल्प्स सबसे बड़ा तैराकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या चीज़? 8 अक्टूबर को क्या चीज़ मनाती है? भारतीय वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस, पृथ्वी दिवस, थल सेना दिवस। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। अब मैं पृथ्वी दिवस की बात करूं तो कब है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नौसेना दिवस की बात करूं तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस।
थल सेना की बात करूँ तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल थल सेना दिवस, 15 जनवरी नौसेना दिवस, 4 दिसंबर वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांदी बीबी से? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीजाबाई से। जीजाबाई से शिवाजी जो है ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। और ये जो है मीराबाई जो है मेहता की राजकुमारी थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे क्या? शिकार करना, जुआ, संगीत, घुड़सवारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकार करना। शिकार जो है मनोरंजन का साधन जो था शिकार करना था। ठीक है फ्रेंड्स। पहिए का जो है पहिया कब कौन से किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। और सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके बाद प्रथम औजार उससे उसके द्वारा जो बनाया गया था प्रथम औजार वो क्या था? हस्तकुठार था। पहले तांबा का यूज हुआ था सबसे पहले धातु का, और उससे तांबा के द्वारा जो है हस्तकुठार बनाया गया था। हाल ही में राजा राम मोहन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर? तो भीमराव अम्बेडकर जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में, और इसी तरह से कंसिस्टेंट जो है इस पे प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं। और आज के लिए क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो 2 क्वेश्चन आपको करंट का बताना है, और एक जो है लोधी वंश का संस्थापक कौन था ये भी आपको बताना है। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।